हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लेसन 3 डिस्कस कर रहे हैं, कार्य एवं ऊर्जा, जिसमें हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था कार्य ऊर्जा क्या है, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है, ये जितने भी महत्वपूर्ण जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, लेसन 3 का हमने पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, आज पार्ट 3 है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के अपव्यय से क्या तात्पर्य है, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका प्रश्न है वो कि सौर ऊर्जा के लाभ क्या है, ठीक है, ये हम कुल प्रश्न डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सौर कुकर का परिचय दीजिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से। और फ्रेंड्स, आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेगा बस उसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला प्रश्न है कि ऊर्जा के अपव्यय से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ऊर्जा का आइए अपव्यय हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले अपव्यय या अवरोधन, जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या था, आपका लैंग्वेज जो था, जो सब्जेक्ट था वो था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने जाना था कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है, बट ये साइंस है तो हम अब इसके थ्रू जानेंगे, ठीक है, क्योंकि जो उसका अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपव्यय का मतलब होता है कि जहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। जैसे कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ऊर्जा का लगभग 90% भाग इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होता है। किसके थ्रू? तो हमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है और ऊर्जा का लगभग 90% भाग इन्हीं स्रोत के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण इनका दोहन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है और घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ जाने के कारण उसकी आपूर्ति में क्या आ रही है, बाधा भी आ रही है। उसके बाद देखिए, विलासितापूर्ण जीवन शैली, तीव्र औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण ऊर्जा का उपभोग क्या है, बढ़ गया है। मनोरंजन, परिवहन आदि के क्षेत्र में भी ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है। इसका प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित है और ऊर्जा के अधिक दोहन व अपव्यय, यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्च करते हो ऊर्जा का, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जिससे राष्ट्र की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन है ऊर्जा के अपव्यय, बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट तो जो हमको ऊर्जा का 90% स्रोत जो होता है वो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत, इसके माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। और इतना ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो इसकी मतलब कि जो खर्च है, जो आवश्यकता है, और बहुत सारे लोग ज़्यादा से मतलब कि नीड्स नहीं होता है फिर भी उसको खर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको जो जरूरत है तो उसी के अनुसार आप ऊर्जा का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा ऊर्जा का अपव्यय नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका ऊर्जा का अधिक दोहन व अपव्यय से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जिससे राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, जो आर्थिक है और औद्योगिक विकास है, ये क्या इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाले हैं। देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आइए जानते हैं। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार पहला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा रहा है कि ऊर्जा का क्या होता है, विनाश नहीं होता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के थ्रू कहा जाता है कि
कि जो हमारा ऊर्जा है इसको ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है। ये यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। जिसमें देखिए फ्रेंड, जो अगला जो पॉइंट कहता है वो है ऊर्जा का क्षय। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ठीक है, जैसे कि इसमें बोला गया है ऊर्जा के संरक्षण नियम में कि जो ऊर्जा है वो एक से दूसरे प्रकार में ऊर्जा रूपांतरण होता रहता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम मतलब लाभदायक कोई बेनिफिट वर्क नहीं कर सकते। साधारणतः ऊर्जा का यह भाग जो है वो क्या होता है, व्यर्थ हुआ माना जाता है। इसे ऊर्जा का क्षय कहते हैं। और ऊर्जा के रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है वो क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। तो ये है ऊर्जा का क्षय। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि ऊर्जा अपव्यय रोकने के क्या है उपाय। चलिए आइए जानते हैं। तो मानव की विभिन्न आवश्यकताएं नीड्स है, जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण एवं उन्हें कार्यकारी बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारखानों, औद्योगिक संस्थानों, सजीवों के दैनिक क्रियाकलापों एवं विद्युत उपकरणों के संचालन के लिए ऊर्जा आवश्यक है और हर एक वस्तु के लिए ऊर्जा आवश्यक है, वरना कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने देखा था ना कि जो आपका एनर्जी और जो वर्क है दोनों एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड, अगर उनका एक का अभाव रहेगा तो कोई भी काम संभव नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसकी जो ऊर्जा की नीड से आवश्यकता है बहुत ज़्यादा है। ऊर्जा के कारण ही शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आप सोचिए वो कैसा होगा, ठीक है। अगर उसको खाने को न दिया जाए, क्योंकि ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, खाने से ही प्राप्त होता है। तो अगर वो 2 से 3 दिन खाना नहीं खाएगा तो फिर आप सोच सकते हो कि पूरी उसकी जो बॉडी है पूरी शिथिल हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा, अब जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वही होगा। तो चलिए देखते हैं कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले यातायात, मनोरंजन एवं अन्य साधनों में वृद्धि हो रही है, जिससे ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अभी आप देखो कि अगर हम आज के टाइम में बात करें, गर्मी का मौसम है तो एक घर में एक लाइट होता है, पंखा होता है, एसी होता है, फ्रिज, ये सब कुछ जितने भी है सबके लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही सुविधा भी बढ़ रहे हैं। इससे क्या, जो ऊर्जा का अपव्यय यानी ऊर्जा का जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आवश्यकता के अनुकूल ऊर्जा की आपूर्ति न होने के कारण ऊर्जा का संकट पैदा हो रहा है। यानी बिना आवश्यकता के अगर कोई वैसे ही उसको यूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए ऊर्जा अपव्यय को रोकने के कुछ उपाय क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जबकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो, कोई आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता है, तभी आपको कोयला और कच्चा तेल का उपयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है कि इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब इनका उपयोग अति आवश्यक हो तथा अन्य कोई विकल्प ना हो। ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लाइट होता है वो बोला जाता है दिन में ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घरों में देखा होगा कि दिन हो या रात वो हमेशा जलता ही रहता है। तो क्या मतलब कि ऊर्जा का अपव्यय ही हो रहा है ना। उसके बाद देखिए ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए, यानी जो भी ऊर्जा है उसको पूरे एक मतलब सामूहिक रूप से उसका यूज़ किया जाना चाहिए। और देखिए वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि गांव के लोग जो हैं, क्या होता है, गांव के लोग शहरों में जाते हैं अब, क्योंकि जनसंख्या भी उतना है और उतना ज़मीन
नहीं आएगा। फिर क्या करते हैं कि वन रहता है उसको कटवाते हैं, वहाँ पे घर बनवाते हैं। तो इस तरीके से लोग नगरों में जाकर बस जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वृक्षों की कटाई पर रोक होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए वृक्ष लगाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने साइंस में पहला जो आपका लेसन था उसमें हमने मिट्टी के बारे में सेकेंड लेसन था उसमें हमने मिट्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि मिट्टी का अपरदन किस तरीके से रोका जा सकता है। यानी जो मिट्टी अपरदन का मतलब होता है कि जो मिट्टी होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो उस खेत की नमी क्या होती है, खत्म हो जाती है। आप उसमें कोई भी फसल लगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमें वन लगाना पेड़ लगाने चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब अगर पेड़ों की संख्या रहेगी तो मिट्टी का अपरदन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बाद लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हो पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। उसके बाद देखिए ऐसी तकनीक का विकास करना चाहिए जिससे कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य में ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा व ज्वारीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। तो अभी तो फिलहाल अगर हम बात करें कि आज के टाइम में सौर ऊर्जा का मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। उसके बाद देखिए जहाँ तक संभव हो सके भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों को सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि भोजन को पकाने के लिए कुछ और अदर को सुखाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदा कदा करना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपके प्राचीन काल से जो ऊर्जा से यूज़ करते आप चले आ रहे हो उसी का यूज करना चाहिए। और घर के विद्युत उपकरण जैसे कि आपका पंखे, बल्ब, हीटर आदि को देखिए मैंने अभी शुरू में ही बोला था ना कि जो भी पंखे होते हैं, बल्ब होते हैं, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही उपयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम है और लोग बंद भी नहीं करते हैं। अगर उस रूम में कोई नहीं भी रहेगा तब भी वो चलता ही रहेगा, आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए 9वां जो आपका पॉइंट कहता है घरों में ट्यूबलाइट, CFL तथा सड़कों पर सोलर लाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग ही करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दालों को पकाने से पहले दालों को भिगो देना चाहिए तथा प्रेशर कुकर, सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए। तो अभी तो सबके घर में प्रेशर कुकर में ही दाल बन रहा है। तो एक कमी है कि अगर आप दाल को वैसे ही बना रहे हो तो दाल को पहले भिगो लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जब दाल को पानी में भिगो लेंगे तो क्या होगा, वो कह सकते हो नरम हो जाएगा, जिससे आपका जो दाल है बहुत ही जल्दी पक जाएगा। तो इससे ऊर्जा की जो खपत होगी वो बहुत ही कम होगी। तो ये कुछ सुझाव है जिसको अगर आप अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो। उसके बाद देखिए 11 जो पॉइंट कहता है कि आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो तो आप अपना साइकिल से भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक से ही जाएंगे। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद देखो आपका 12 नंबर है कि व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्री रेलगाड़ी, बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर जब रेल की सुविधा है तो आपको रेल से यात्रा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ईंधन की कम खपत हो। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट कहता है कि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत वाहनों का उचित रख रखाव करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो थे कि आप ऊर्जा का जो अपव्यय है इसके क्या उपाय है, आप किस तरीके से बचा सकते हो। तो ये कुछ 14 पॉइंट्स थे जिसको आप अपना के जो भी ऊर्जा है उसको कुछ न कुछ तो आप बचा ही सकते हो, है ना। अब देखिए आपका अगला जो प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के क्या लाभ है। चलिए आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। तो सौर ऊर्जा के 2 प्रमुख लाभ हैं। पहला, इसके उपयोग से पर्यावरण में तनिक भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं तो सोलर एनर्जी, तो इसका मतलब कोई भी
प्रदूषण नहीं होता है और सौर ऊर्जा जो होता है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसके समाप्त होने का कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब धूप से होता है, चार्ज उसी से होता है, तो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा का दोहन। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का दोहन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से चलिए जान लेते हैं। तो सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। एक तो उसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके, या दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि सौर तापन युक्ति यानी सोलर हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं जैसे सोलर कुकर। ठीक है, वे विक्रिया जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है उसे हम सौर सेल भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपका, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके घर अगर सोलर लगा होगा तो जब वो चार्ज हो जाता है तब हम उसके माध्यम से क्या होता है कि हम सौर ऊर्जा को विद्युत, यानी आप अपना बल्ब जला सकते हो, पंखा, इस तरीके से आप यूज करते हो तो वो किस में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत में बदल जाता है। तो यहाँ पे यही प्रत्यक्ष रूप से यही कहता है कि हम सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार से उपयोग में कर सकते हैं। एक तो ऊष्मा के रूप को संग्रहित करके, ठीक है, जब उसको हम चार्ज कर लेते हैं तो हम दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, और उसके बाद जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाए जाते हैं उसका आपका है सोलर कुकर। ठीक है, और उसके बाद देखिए वे विक्रिया यानी वे डिवाइस जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है उन्हें हम सौर सेल कहते हैं या सोलर सेल्स कहते हैं। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। एक तो पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, और दूसरा कि वायु, सागरीय लहरों तथा सागर के विभिन्न जल स्तरों को तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। देखिए आपका प्रश्न है कि सौर कुकर क्या है, आइए जानते हैं। सौर कुकर सौर तापन युक्ति सिद्धांत का उपयोग सौर कुकर बनाने में किया जाता है। अतः सौर कुकर और ऊर्जा की ऊष्मा का उपयोग करके खाद्यान्न पदार्थों को आसानी से पकाने की तापन युक्ति है। पहले भी हमने डिस्कस किया था बॉक्स नुमा सौर कुकर, और जो उसका तली होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए, ये भी हमने आप सभी से बताया था। आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसके ढक्कन की आंतरिक समूह सतह जो होती है वो एल्युमिनियम की पन्नी लगी रहती है, और बॉक्स के अंदर एक दोहरी दीवार का कांच का ढक्कन लगा रहता है। और उसके बाद देखिए बॉक्स की दीवारें अंदर से काले रंग की, देखिए अभी मैंने बताया ना, काले रंग से पुती रहती है तथा इसके अंदर कुचालक। देखिए अब यहाँ सवाल आता है काले रंग की क्यों होती है। देखिए क्योंकि जो आपका प्रकाश है वो ज्यादातर काले रंग पे ज्यादा अवशोषित होता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तथा इसके अंदर कुचालक पदार्थ जैसे रुई भर देते हैं। और अब स्टील अथवा एल्युमिनियम के बर्तन का बाहरी सतह को काला रंग कर इसे वह खाद्य पदार्थ भर लेते हैं जिसे पकाना होता है। यह बर्तन बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को कांच के ढक्कन द्वारा ढक देते हैं और बॉक्स को धूप में रख देते हैं तथा इसके ढक्कन को इस प्रकार तिरछा रखते हैं कि सूर्य की किरणें एल्युमिनियम की पन्नी से परावर्तित होकर बॉक्स के अंदर बर्तन पर पड़े, और कुछ देर बाद हम पाते हैं कि बर्तन में रखा खाद्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, पक जाता है। इस कुकर का आंतरिक ताप 2 से 3 घंटे यानी आप कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अतः ये सौर कुकर उन खाद्य पदार्थों को पकाने के उपयोग में लाए जाते हैं जिनमें धीरे धीरे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इनका उपयोग खाद्य पदार्थ को सेकने या उबालने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा था आपका सोलर कुकर जो कि हमने सौर कुकर जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम कल डिस्कस करेंगे जो कि आपका प्रश्न सौर सेल के सिद्धांत यानी सोलर सेल क्या है। तो आज के जितने भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे बहुत ही मतलब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आसानी के साथ याद हो जाएंगे, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो ये पीडीएफ है मैं 2 दिन से पीडीएफ नहीं दे पा रही हूँ, मैं आप सभी को कभी भी दूँ लेकिन जितने भी पीडीएफ में है वो आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। क्या है ना कि जब हम पीडीएफ भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा एमबी का होता है, फिर वो जाते जाते जा नहीं पाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मैं भेज दूँगी, ठीक है, आज भेज दूँगी, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।